Hello everyone, my name is Vipin Sharma and I am working in Minerva Study Circle as HOD Chemistry. So today we are going to discuss NEET 2020 paper. In this paper we are going to discuss that is inorganic part, and if you will see that in inorganic part there are 15 questions, out of which 7 are from +1 section and 8 are from +2 section. तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे जो भी इनऑर्गेनिक सेक्शन से आए हुए हैं, और हर एक क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे कि सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस है टोटली बेस्ड ऑन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। सारी की सारी लाइंस जो है एनसीईआरटी से उठाई हुई है बेटा इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पेपर में, तो इसमें आप देखोगे कि सारा एनटी ने जो इस पेपर को फोकस किया है टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप बात करें तो ये जो जैसे फर्स्ट लाइन दे रखी है इसमें डायपोलमेंट पूछा हुआ है, म्यू आपसे पूछा हुआ है कि किसमें जीरो है, डायपोलमेंट किसमें जीरो है। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे म्यू जीरो होने के लिए क्या आपको चाहिए, म्यू जीरो होने के लिए आपको जो है ज्योमेट्री रेगुलर होनी चाहिए। ज्योमेट्री शुड बी रेगुलर। रेगुलर ज्योमेट्री से क्या मतलब है? रेगुलर ज्योमेट्री से आपका मतलब है कि उसमें कोई लोन पेयर नहीं होने चाहिए, नो लोन पेयर शुड बी देयर, ठीक है, एंड ऑल द बॉन्ड पेयर होने चाहिए, और बॉन्ड पेयर होने के साथ साथ जो साइड एटम है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। अगर इस तरह से ज्योमेट्री आती है तो आपके पास हमेशा डायपोलमेंट जीरो है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वाटर, एंड आफ्टर दैट बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सारे के सारे के डायपोलमेंट जो है आपका पेज नंबर 111 पे दिए हुए हैं। और इन दोनों की बात करूं, ये दोनों पेज नंबर 11 पे इनका दिया हुआ है जीरो है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 111 क्लास +12, ठीक है। चैप्टर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है बेटा, एंड टॉपिक डायपोलमेंट में से क्वेश्चन आया हुआ है। डायपोलमेंट में से ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। तो डायपोलमेंट में से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अब निकालना कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए देखो आपके पास दिया रखा है BF3। BF3 में इफ यू कैन सी देयर इज अ रेगुलर ज्योमेट्री बिकॉज बोरोन कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, मींस देयर इज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, सो दैट देयर इज नो लोन पेयर। लोन पेयर कितना आया इसमें? जीरो आपके पास आया। लोन पेयर इसमें जीरो है, बॉन्ड पेयर इसमें 3 है, और सारे के सारे जो बॉन्डेड एटम हैं वो सारे के सारे फ्लोरीन है, मींस रेगुलर ज्योमेट्री। फॉर रेगुलर ज्योमेट्री अगर आप इसका डायपोलमेंट अलाइन करें तो लाइक दिस तरह साइड से अलाइनमेंट इसकी होगी, और ये आपके पास म्यू इक्वल टू जीरो इसमें आ रहा है। दूसरी बात करते हैं फर्स्ट में बेरिलियम डाइफ्लोराइड। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है इसका डायपोलमेंट वहां पे दिया हुआ है। बेरिलियम में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 2 के 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, और आपके पास कोई लोन पेयर नहीं सेंट्रल एटम पे बचा, तो आपके पास क्या हुआ? ज्योमेट्री रेगुलर हुई, और रेगुलर ज्योमेट्री होने के कारण इसका डायपोलमेंट जीरो है। अलाइनमेंट देखेंगे तो आपको इस लाइक दिस, दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट है 180 डिग्री पे, तो इसका डायपोलमेंट जीरो है। तीसरी बात करते हैं हम, दैट इज CO2। CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 में हमारे पास कार्बन में 4 बैलेंस थे, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, दूसरी ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के यूज हो गए, मींस देयर आर नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, सो यू कैन से दैट दिसका डायपोलमेंट लाइक दिस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, और साइड एटम भी सेम है, तो इसका डायपोलमेंट भी जीरो है। नेक्स्ट की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में सॉरी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की में अगर हम देखेंगे तो इसमें दैट इज Cl, दिस इज आल्सो Cl, इसका अलाइनमेंट दिस होगा, इसका अलाइनमेंट दिस होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिटली एंड इक्वल हैं, सो म्यू इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास आंसर तो यहीं से बन गया इस क्वेश्चन में। बट अगर हम बात करें इनका, देखें अगर यहां से देखें एनसीईआरटी के बेस पे देखें तो NH3 की अगर हम बात करें तो NH3 में लाइक दिस एक लोन पेयर है, तो डायपोलमेंट जीरो नहीं होगा, इसका इस तरफ जाएगा, इनका इस तरफ, बिकॉज डायपोलमेंट की अलाइनमेंट जो होती है वो होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड लोन पेयर्स का उसके टुवर्ड्स होता है। सबसे ज्यादा डायपोलमेंट जो होता है आपके पास लोन पेयर, ठीक है, का आपके पास यहाँ पे डायपोलमेंट होगा, और ये जीरो नहीं आ रहा है अमोनिया का, दैट मींस कि अमोनिया का जीरो नहीं है। इस वाले मॉलिक्यूल में बात करें तो HF आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। HF में अगर हम ध्यान दें तो HF इस तरह से आ गया, F के टुवर्ड्स होगा तो डायपोलमेंट जीरो नहीं है। अगर इस वाले मॉलिक्यूल में बात करें तो हमारे पास जो वाटर का जीरो नहीं है और नाइट्रोजन
ट्राइफ्लोराइड का भी जीरो नहीं है। NF3 का सॉरी इसका नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इज जीरो, नॉट जीरो, बिकॉज इसमें देखो कैसे नहीं है, नाइट्रोजन में जो है 5 बैलेंस थे, 3 बॉन्ड पेयर बनाने में चले गए और 1 लोन पेयर में बच गया, तो डेट नॉट जीरो नहीं होगा। वाटर में 6 बैलेंस थे जिसमें से 2 लोन पेयर में यूज हो गए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 6 के 6, तो इसका डेट भी जीरो नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्टली एनसीईआरटी में से मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर 111 पे ये दिया हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखते हैं तो ये पहली बात तो देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी पे टॉपिक आपके पास एनसीईआरटी के पेज नंबर 320 पे बेटा पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, क्लास +1 चैप्टर आपके पास पी ब्लॉक, ठीक है, और टॉपिक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में ये चारों की चार ऑप्शंस आपके पास वहां मेंशन है, तो यहां से आपने यही देखना, सब कुछ दिया हुआ है, इनकरेक्ट कौन सा है यही आपको निकालना है। तो ये तो आपको आई थिंक पता है कि इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो यहां से आपका क्वेश्चन मींस ऑप्शन सही है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्या है, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है, तो मींस इसमें आपका CO बन गया। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। एंड दिस कंपाउंड जो होता है वो 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है। कितना होता है? 300 टाइम्स मोर स्टेबल। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा है, मोर स्टेबल होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स मोर स्टेबल है, ऑप्शन आंसर तो यही से बन गया। लेकिन अब हम इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, यस राइट, क्योंकि ये 300 गुना ज्यादा 300 टाइम्स मोर स्टेबल है, दैट मींस ये 300 टाइम्स ज्यादा टाइम तक बॉडी में रहेगा, और इतनी देर तक रहेगा तो जितने भी ऑक्सीजन वाला है वो 1 सेकंड में अगर वो रिलीज होकर अगेन हीमोग्लोबिन को फ्री कर देता है तो ये 300 सेकंड लेगा, और इतने टाइम में आपको जितने भी कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जितने भी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएंगे और आपके पास ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। सो योर आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। The calculated spin only magnetic moment of chromium 2 positive ion, बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास डायरेक्टली पेज नंबर 21 पे 221 पे क्लास +2, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में से डायरेक्टली क्वेश्चंस दिया हुआ है वहां पे, ठीक है, वहां पे टेबल बना हुआ है, एक टेबल में ये सारे के सारे डायपोल इसका दिया हुआ है, जिसमें आपको पूछा हुआ था क्रोमियम का भी 2 पॉजिटिव का भी वहां दिया हुआ था। तो यहां से टेबल से अगर देखें डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो याद था, लेकिन आया कैसे, इसका फॉर्मूला होता है n × n+2 रूट बोहर मैग्नेटॉन। तो आपके पास n जो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है आपके पास कि आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उस हिसाब से आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन आती है इसकी 3d5 4s1, तो मैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दूंगा और मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बची वो बची 3d4, मींस n = 4, n यहाँ 4 पुट करोगे आपके पास आएगा √24, √24 की वैल्यू जो होती है 54.90, सो योर आंसर वुड बी 3। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 हमारे पास है उसमें बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। पहले तो बात करते हैं एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चन है। देखो मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी से क्यों इसको मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि आपको रिलेट इसलिए एनसीईआरटी से कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है एनसीईआरटी पे मेनली फोकस कर सकें नीट के लिए। जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी से आए हैं। देखो ये जो लाइन है ये आपके पास डायरेक्टली अगर आप देखते हो पेज नंबर 320 पे मेंशन है बेटा, टॉपिक आपके पास 320 पे ये मेंशन है, ठीक है, और टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड में से, डायरेक्टली पेज नंबर 320 पे ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे सॉलिड CO2 होता है और यहाँ गैस लिखा है, तो इसलिए यही आपका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर इसमें बोला था सॉरी ये आंसर नहीं आई, आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। आपको पूछा करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा था तो याद था, लेकिन आपके पास ये नहीं है। दूसरा बोला है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स बेटा।
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर आपके पास 318 पे टॉपिक फुल रेंज में से इस क्वेश्चन को लिया हुआ है, जहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जहां 12 लिखा है वहां 20 होना चाहिए था। एनसीईआरटी में 20 लिखा हुआ है, जहां 20 है यहाँ 12 होना चाहिए था। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपकी गलत होगी। नेक्स्ट है ZSM5 is a type of gel used to convert alcohol into gasoline। डायरेक्टली एनसीईआरटी के पेज नंबर 322 पे मेंशन किया हुआ बेटा इसको, और टॉपिक का नाम है आपके पास जियोलाइट्स में से डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि अल्कोहल इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ZSM5 इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। तो ये ऑप्शन आपकी सही है। नेक्स्ट दे रखा है डी ऑप्शन में, जिसमें आपके पास लिखा है CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, जिसमें आपके पास मतलब क्या है, आपके पास ये भी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के टॉपिक में 319 पेज पे मेंशन किया हुआ है। और आपको ऐसे ही पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, तो इससे आपका आंसर जो बन रहा है वो सी ऑप्शन बन रहा है। तो आपने देखा जितनी भी लाइंस थी वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड थी बेटा, मैंने सारे पेज नंबर करके आपको शो किया यहाँ से। तो अगेन you can see that all the lines are from the NCERT, so you will have to focus on NCERT only। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, that is question number 19। which of the following is correct order of increasing field strength of ligand to form coordination compound। बेटा डायरेक्टली NCERT में से है, NCERT में से डायरेक्टली ये लाइन है। फिर से NCERT में आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है, प्लस टू क्लास का टॉपिक है ये, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो इसमें जो सीरीज आपके पास जो बनती है, सीरीज में अगर आप देखोगे आपको करेक्ट ऑर्डर निकालना है स्ट्रेंथ का, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर निकालना है। तो इसमें आपके पास ऑर्डर आता है, सबसे पहले आपके पास आता है I नेगेटिव, राइट। उसके बाद आपके पास आता है Br नेगेटिव, देन आपके पास आता है SCN नेगेटिव, देन आपके पास आता है Cl नेगेटिव, उसके बाद S2 नेगेटिव, राइट। आफ्टर दैट F नेगेटिव, आफ्टर दैट OH नेगेटिव, आफ्टर दैट C2O42 नेगेटिव आएगा। उसके बाद आपके पास जो इसमें S2 आएगा, देन NH3, देन आफ्टर दैट इसमें जो है वो ईन आएगा, इथाइलिन डाइअमाइन, देन Cn नेगेटिव, एंड देन आपके पास लास्ट में जो आता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। तो यहाँ से आप ऑर्डर से आप देख लो, बिल्कुल सिंपल रहेगा, कुछ भी रहेगा। अगर आपने एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप ध्यान देखें 251 पेज को पढ़ा होगा, ये सीरीज याद होगी, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, आपको पता चल गया I नेगेटिव Br नेगेटिव तो है नहीं, तो सबसे कम SCN नेगेटिव, मींस ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। और इन दो में बात करें तो SCN नेगेटिव दोनों में पहले, लेकिन इसमें Cn नेगेटिव जो है वो C2O4 से पहले, तो ऑप्शन आपका सीधा सीधा ही बन गया कि ये आंसर जो है गलत है। तो आंसर आपका 2 यहाँ पे बन गया, क्योंकि Cn नेगेटिव की लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर देन होती है C2O4 2 नेगेटिव। और ऐसे भी Cn नेगेटिव कार्बन मोनोऑक्साइड के पहले आता है, यानी कि उससे पहले ही बाकी सारे होंगे। तो यहाँ से आप इसको क्वेश्चन को चेक कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में से है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास +1, राइट। और पेज नंबर की बात करें 81 बेटा, 81 पेज पे आपके पास एनसीईआरटी पे दिया हुआ है ये, अगेन पेज नंबर 81 पे डायरेक्ट टेबल है। टेबल किसका है, नॉमेनक्लेचर का, नॉमेनक्लेचर का टेबल है बेटा, वहां से आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो, वहां से डायरेक्टली इसको मेंशन किया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और ऐसे भी आपको पता है दिस इज 101, दिस इज 103, 106, 111। तो यहां से अगर आप देखते हो तो 101 जो होता है वो मेंडेलियम में होता है, 102 नोबेलियम होता है, 103 लॉरेंसियम, 104 रदरफोर्डियम, 105 ड्यूबियम, 106 सीबोर्चियम, और 111 की बात करें तो ये आता है रोएंटजेनियम। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है बेटा, डर्मस्टेंडियम, डर्मस्टेंडियम दिया रखा है, तो मींस ये आपका ऑप्शन गलत है। आंसर यहीं से आपका बन गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 81 पे ये सब चीजें मेंशन थी बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की, जिसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस में से ये दोनों जो हैं पेज नंबर 156 पे मेंशन है एनसीईआरटी के क्लास +2 चैप्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, राइट। और इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का क्वेश्चन में से ये दो लाइनें डायरेक्ट वहां दे रखी है
ये लाइन आपको डायरेक्टली मेंशन है, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। पता है क्यों? क्योंकि आयरन, पिग आयरन में जो होता है लॉट ऑफ इंप्योरिटीज होती हैं, दैट वे इसके स्ट्रेंथ उसको जो है इजीली कैन बी मोल्डेड इनटू, किस में मोल्ड कर सकते हैं? वैरायटी ऑफ शेप्स में। तो आंसर तो यहीं से आपका आ गया। बट इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी हम चेक करते हैं, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। बेटा वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, सो this is wrong statement. Blister copper has blistered appearance due to evaporation of CO2। बेटा CO2 नहीं होता है, there is SO2 होता है। NCERT के डायरेक्ट पेज नंबर 160 पे मेंशन है, 157 पे मेंशन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो SO2 नहीं होना था यहाँ, सॉरी CO2 नहीं होना था, यहाँ पे क्या होना था? SO2 होना था। नेक्स्ट है व्हेन वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड। बेटा यहाँ पे निकल के लिए नहीं होती है ये प्रोसेस, ये किसके लिए होती है? जर्कोनियम एंड टाइटेनियम के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास जो दे रखा है तो ये निकल दे रखा था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत होगी, तो आंसर तो वहीं से बन गया था। ये भी आपके पेज नंबर 160 पे दे रखा है। तो यहाँ से आप अगेन चेक कर सकते हैं दैट टोटल क्वेश्चंस आर व्हिच वी हैड डिस्कस आर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस। नेक्स्ट, ये तो आपको कहीं भी एनसीईआरटी में बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता ही है CO इज कैसा है? न्यूट्रल, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड CO, H2O एंड N2O, these all are न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ से 3 न्यूट्रल ऑक्साइड तो उसमें से आ गया। देखो अभी ऑप्शन में हम बात करें न्यूट्रल तो CO A का 2 तो ये आंसर तो यही से बन गया भाई, और तो कुछ करना ही नहीं है। A का 2 तो एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम बाकी टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। बेरियम ऑक्साइड होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिस इज एम्फोटेरिक, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिटिक। तो यार आंसर आपका 3 यहां से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A व्हिच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B व्हेन पास थ्रू कॉपर। देखो बेटा अगर एनसीईआरटी से देखना है इसको, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अमोनिया का जो कॉपर के साथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज डीप ब्लू इन कलर होता है, राइट? डीप ब्लू इन कलर। तो आंसर तो वहीं से आ गया अगर एनसीईआरटी की लाइन से करना है। लेकिन फिर भी हम इसका मैकेनिज्म भी करके देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन हुआ होगा, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दैट इज यूरिया का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे अगर आप ध्यान से बेटा इसमें देखोगे तो वाटर आपने क्या बोला? फॉर्म B विल कंपोज टू B व्हेन पास थ्रू डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म। वाटर के साथ इसको रिएक्ट करना है HOH, इसको पार्शियल पॉजिटिव, इसको पार्शियल नेगेटिव, अगेन पार्शियल पॉजिटिव। तो वाटर के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मैं दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, राइट? अब इसमें से देखो अगर आप यहाँ से वाटर, इसमें से H जो है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, H के टुवर्ड्स जाएगा, एंड यू विल लूज योर, क्या रिलीज कर देगा? NH3। जब ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो इसका एक बॉन्ड बढ़ेगा हाइड्रोजन का, और एक बॉन्ड ये तोड़ देगा, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे NH3 बन गया। जब इसका एक बॉन्ड बढ़ा, ये बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाएगा, आपके पास यहाँ बन गया C पे पॉजिटिव, NH3 OH नेगेटिव, C पॉजिटिव, तो OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O OH NH2। अगेन वाटर मॉलिक्यूल अब यहां से भी ऐसे ही तोड़ेगा और OH यहां पे भी जुड़ जाएगा, आपके पास क्या बनेगा? OH C डबल बॉन्ड O OH। और आपने एक लाइन पढ़ी होगी, एक कार्बन पे 2 लोन पेयरिंग कंटेनिंग ग्रुप्स अगर होते हैं, लोन पेयरिंग कंटेनिंग ग्रुप्स 2 ग्रुप या 2 से ज्यादा होते हैं, बीइंग अनस्टेबल एंड देयरफॉर इट विल रिलीज वाटर, एंड आपके पास क्या वाटर बन गया? CO2 प्लस वाटर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि लिगेंड क्या बना? NH3 जो रिलीज हुआ वो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ मिलके डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाएगा। तो क्योंकि NH3 रिलीज हो रहा है तो आपको पता है NH3 के साथ एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, दैट इज CuNH3 2 पॉजिटिव। तो आंसर आपका यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। एनसीईआरटी में बेटा डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्टली लाइंस दे रखी है। आपका पेज नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे 85 क्लास +2, पेज 85 पे +2 क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ये फिजिकल का क्वेश्चन आ गया एक्चुअल में, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो कैसे होगा, आपके पास H2SO4 जो टूटेगा और वहां पे 3.38 इक्वेशन है जिसमें ये पूरा मेंशन है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी। 3.38 पेज नंबर 82 क्लास +2
वहां पे डायरेक्टली आपको ऐसे दे रखा है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी। मैं मैकेनिज्म आप समझा देता हूँ। H2SO4 जो होगा that will break down into 2H positive plus SO4 negative, एंड वाटर है, डाइल्यूट है, तो वाटर भी होगा, वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू 2H पॉजिटिव प्लस सॉरी दैट इज OH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एंड नाउ आपको पता है एनोड पे एक्स ऑक्सीडेशन होगी, आपसे पूछा एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा या जिसपे इलेक्ट्रॉन होंगे व्हिच कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास दो ऑप्शन है SO4 नेगेटिव और OH नेगेटिव। एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, OH नेगेटिव होगा, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू SO4 नेगेटिव ज्यादा है। तो OH नेगेटिव जो ऑक्सीडाइज होगा ये किस में होगा, OH में, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। और दो H नेगेटिव क्या करेंगे, दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और दो H जो होंगे वो कंबाइन करके वाटर निकाल देंगे, प्लस क्या बच गया O क्या होगा हाफ, अकेला ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा नेसेंट, तो क्या बनेगा वाटर प्लस हाफ O2। तो आप चेक कर सकते हो कौन सी गैस रिलीज हुई है नोड पे, दिस इज योर O2 ऑक्सीजन गैस। तो बेटा देखो डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी फिर से एनसीईआरटी से ही था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप बात करें द फॉलोइंग मेटल आयंस एक्टिवेट मेनी एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विद Na इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी से अगेन डायरेक्टली क्वेश्चन है। पेज नंबर अगर बात करें 298 पे है बेटा, 298 पेज नंबर पे दे रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में और +1 क्लास से है, ठीक है, क्लास +1 आपके पास है। वहां पे टॉपिक है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमें क्या किया जाता है, सैलिन वाटर दिया जाता है या फिर ORS दिया जाता है जिसमें पोटासियम का अमाउंट होता है। तो डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन था, सो आंसर वुड बी योर पोटासियम, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 डायरेक्टली अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी बेटा, फिर से एनसीईआरटी से पेज नंबर 189 पे +2 क्लास और आपके पास पी ब्लॉक में से क्वेश्चन है ये, पी ब्लॉक +2 क्लास डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे रखे हैं 189 पे जितने भी एसिड्स हैं। लेकिन हम फिर से देखेंगे अगर हमें नहीं पता है कि कौन से पेज पे एनसीईआरटी से नहीं देखा है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें देखना है कि OO लिंकेज मींस पेरोक्साइड लिंकेज। आपको क्या चेक करना है इसमें, आपको देखना है कि अगर लेट्स सपोज किसी की भी जो सल्फर, जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे जो सल्फर है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है 6। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीजन स्टेट दैट विल बी इक्वल टू +6। कितनी होती है बेटा, +6 होती है। तो अगर +6 से ज्यादा कहीं पे भी हो रहा है तो दैट मींस इट कंटेन्स पेरोक्सिल लिंकेज। तो अगर आप इसमें ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करते हो तो आपके पास +6 आएगी, इसमें कैलकुलेट करोगे +4 आएगी, इसमें कैलकुलेट करोगे +6 आएगी, इसमें कैलकुलेट करते हो तो +7 आती है, क्योंकि 8 2 16 2 गए 14 डिवाइडेड बाय 2 +7 ऑक्सीजन स्टेट आ रही है। आई थिंक ऑक्सीजन स्टेट आपको सबको निकालनी आती है, अगर स्ट्रक्चर से भी इसको बता देता हूं मैं। तो उसका मतलब वहां पे अगर नॉर्मल डायरेक्टली फॉर्मूले से अगर आप निकालने से ज्यादा आती है तो उसका मतलब है कि वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज है, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब +7 है तो इसका मतलब वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज है। मैं उसको स्ट्रक्चर से आपको बता रहा हूं, राइट, लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। देखो यहाँ पे ऑप्शन स्टेट चेक करें, यहाँ पे सल्फर के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है -1, यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन दे तो -2, यहाँ भी ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स खींच रहा है, इन दो इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स ऑक्सीजन खींच रहा है तो -2। ये सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका -1, तो सल्फर के अराउंड कितने आई टोटल, एक्स की मान ले -1 -2 -2 4 -6, तो x -6 +6 है, जबकि इस फॉर्मूले से कितनी आ रही थी +7। मतलब फॉर्मूले से अगर ज्यादा आती है दैट मींस देयर इज अ क्या है, पेरोक्सिल लिंकेज है, बिकॉज़ दिस देयर इज अ OO लिंकेज। दिस वाज द स्ट्रक्चर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 की अगर हम बात करूं डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बेटा, ये आपके पास हाइड्रोजन चैप्टर में दिया हुआ है। हाइड्रोजन चैप्टर में ये लाइनें पूरी आपके पास मेंशन की हुई है कि CO प्लस H2 को कौन सी गैस बोलते हैं, सिन गैस बोलते हैं। पेज नंबर अगर आप चेक करें इसको, दैट इज 319 पेज पे दे रखा है कि CO प्लस H2 इज अ सिन गैस। इसके बाद हार्डनेस की बात करें, ये भी हाइड्रोजन चैप्टर में आपके पास है। पेज नंबर अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू 284।
क्योंकि आपको पता है टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। तो अगर आप मैं आंसर की बात करूं तो पहले में आपके पास थ्री आया तो मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गई। अब दूसरे के यहीं से आंसर आपका बन जा रहा है क्योंकि सब में सेकंड ऑप्शन डिफरेंट है, तो इसका मतलब जिसने सेकंड ऑप्शन से चूज कर लिया सही हो गया। तो आपका बी का 2 यहीं से आगे, लेकिन हम बाकी भी देखेंगे। B2H6 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये आपका पेज नंबर 316 पे मेंशन है बेटा। दिस इज 316 पे इसका दिया हुआ है। एंड H2O2 आपके पास जो 286 पे पेज पे एनसीईआरटी क्लास +1 ये +1 क्लास में दे रखा है। डायरेक्ट आपके पास जो H2O2 का स्ट्रक्चर है ये बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा? बुक लाइक, क्योंकि बुक आपके पास ओपन बुक लाइक होगा। और कैसा होगा? ओपन बुक लाइक होगा। तो ओपन बुक तो आपको पता है कि क्या होगी? ओपन बुक आपके पास जो है वो एक प्लेन में नहीं आ सकती, देयर इज नॉन प्लेनर। तो इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन कौन सी बन रही है? आपका आंसर यहां से जो बना दैट इज 2 बना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये बेटा डायरेक्टली आपके अगेन एनसीईआरटी के पेज पे दे रखा है। पेज नंबर अगर मैं बात करूं इसकी तो +1 चैप्टर है ये, और पेज नंबर 130 पे डायरेक्टली दे रखा है बेटा, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसको मेंशन किया हुआ है +1 क्लास में। और वहां पे आपको दे रखा है He2 डज नॉट एग्जिस्ट। एमओटी थ्योरी टॉपिक में से अगर देखें इसको तो कहां है? He2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो मैं आपको अभी एक सेकंड में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। क्योंकि इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? बॉन्ड ऑर्डर शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होगा दैट मींस कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, दैट डजंट मैटर, बट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर 0 से कम होगा और 0 होगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, और बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 0 इन दैट केस कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहां से बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं O2 की। वैसे तो पहले मैं बता दूं कि कहां पे इसका आंसर जो है वो किस में दिया हुआ है। एमओटी में अगर आप ध्यान से देखें तो पेज नंबर 130 मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर पे ये सारी चीजें मेंशन है एमओटी चैप्टर में से। O2 की बात करें तो अगर आप इसको देखना है तो आप यहां से देख सकते हो 14 का जो होता है वो 3 होता है। 14 से नीचे अगर आप कम करते चलते हो 13, 12, 11, 10, 9, 8 तक, और यहाँ 14 से 15, 16, 17, 18 तक, अगर 19, 20 तक आप चलते हो 0.5, 0.5 इसका 3 होता है। इधर भी 0.5 कम करो, इधर भी 0.5 कम करो, आपको पता चल जाएगा। तो O2 का बॉन्ड इसका 3 है, इसका 2.5 आया, इसका 16 है तो 2 आया, 0.5 कम किया तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मींस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। बात करें He2 की। He2 की तो सिंपल सी बात है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां से जब आप इसको करोगे तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 - 2 0, मींस दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सो आंसर वुड बी 2। बात कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखो, लिथियम में आगे 6, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 मींस बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो मींस ये भी एग्जिस्ट करेगा। बात करते हैं C2 की। C2 में कितने हैं? 12, 12 के लिए कितना है? 3, इसके लिए कितना है? 2.5, इसके लिए 2, अगेन 2 बॉन्ड ऑर्डर है, मींस C2 आल्सो एग्जिस्ट करता है। तो आंसर कौन सा आ गया आपके पास बेटा? दैट इज He2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है बेटा इसमें। तो पहली बात तो इनकरेक्ट बोला हुआ है, तो पहली बात देख लेते हैं इसमें। इसको अगर आप ऑप्शन स्टेट निकालते हो +6 आएगी, 4 2 8, x मान लिया, +2 * -4 इक्वल टू -2, तो आपके पास +6 बन गई। और यहाँ पे भी अगर आप इसको करते हो 2x +2 + 7 * -2 इक्वल टू -2, तो आपके पास ये भी x जो आ गया +6 आ रहा है, मींस ये दोनों का 6 है और इसने बोला सेम नहीं है, तो आंसर तो यहीं से आपके पास बन गया। लेकिन फिर से मैं नेक्स्ट लाइन को आपको बताता हूं। जो नेक्स्ट लाइन है ये भी मैं आप और लाइंस भी डिस्कस करता हूं कि बाकी ठीक है, एक लाइन का आपको पता है बाकी के एनसीईआरटी से है या नहीं है। तो ये तो आप यहां से देखेंगे, ये वाली जो लाइन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास पेज नंबर 220 पे, 220 क्लास +2 क्लास में 220 पेज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है ये। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहां से, तो लाइन एनसीईआरटी से। इसकी बात करें ये वाले की, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, ये आपका डायरेक्ट पेज नंबर जो है 223 पे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में मेंशन किया हुआ बेटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी। और इसकी बात करें फोर्थ की, ये आपका पेज नंबर 223 पे ये भी आपके पास मेंशन किया हुआ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में। तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी लाइंस यहाँ पे भी जो उठाई हुई है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी उठाई हुई है। तो यहाँ से अब बेटा मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि नीट में जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। सो यू विल हैव टू मेनली फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस करना बेटा, एनसीईआरटी पे फोकस करो, बाकी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको जो भी मैंने चीजें बताई यहाँ से आपने चेक किया होगा कि आपको जो एनसीईआरटी मेनली फोकस करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।